हेलो बच्चों, मैं जया। आइए हम लोग शुरू करेंगे आज उत्तरी भारत का विशाल मैदान। और इससे पहले हमने एसएसटी के बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हम एसएसटी को कंटिन्यू रखते हुए ही इसी में अब देखेंगे उत्तरी भारत के विशाल मैदान को। और इन मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? तो जो नदियां अपने साथ निक्षेप लेकर के आती हैं, यानी नदियां अपने साथ जो सिल्ट लेकर के आती हैं, वो सिल्ट इकट्ठा होता है, उन्हीं को हम निक्षेपण कहते हैं। और उन्हीं निक्षेपणों से ये क्या हुआ है, इन मैदानों का निर्माण हुआ है। तो जिन नदियों के बहाव के साथ जो नदियां जिन क्षेत्रों में बहती हैं, उन क्षेत्रों से निर्मित मैदानों को उन्हीं के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। तो उत्तर भारत की जो बड़ी नदियां हैं, क्योंकि सिंधु तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है, और इसका ये जो है बहुत ज्यादा भारत के गंगा से, सिंधु और गंगा में क्या अंतर है? गंगा बहुत अंदर तक आएगी, जबकि सिंधु का क्षेत्र पंजाब के बाद फिर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र तो भारत का सबसे पूर्वी छोर तक यानी अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से तक प्रवाहित होगी। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान से और इनकी सहायक नदियां जो हैं, इनसे बनने वाले मैदान को ही हम उत्तरी भारत का विशाल मैदान कहते हैं। विशाल मैदान इसलिए है क्योंकि पहले मैदान कौन सी भूमि होती है? मैदान वो भूमि जो बहुत जिसके उच्चावच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, यानी कि जो समतल मैदान है, इन्हीं को हम नदियों से निर्मित मैदान यानी कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये किससे इनका निर्माण हुआ है? तो इनका निर्माण होगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा। तो ये नदियां क्या करेंगी? अब जैसे आप जानते हैं कि गंगा और यमुना के दो आब को आपने बहुत बार सुना होगा कि गंगा और यमुना, तो दो आब का मतलब क्या होता है? आब में से होता है पानी, है ना। और दो नदियों के द्वारा, दो नदियां जो मिलकर के इनके बीच वाला जो क्षेत्र है, दो नदियां प्रवाहित होती हैं और ये जो क्षेत्र निर्मित होता है, इसी को हम गंगा यमुना के दो आब के नाम से जानते हैं। क्योंकि नदियां हैं तो इन क्षेत्रों को अच्छे से जल मिलेगा, और जब जल मिलेगा तो यहाँ पर अच्छी खेती होगी। और जीवन की प्राथमिक आवश्यकता में सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले भोजन ही है। तो जब नदियों के द्वारा इसको जल, इस मिट्टी को पूर्णतः जल मिलेगा, तो इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। और उत्पादन होगा तो इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या रहेगी? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में रहेगी। क्योंकि पहली बात तो ये रहने की दृष्टि से अच्छा है, यानी कि यहाँ का एरिया समतल है, तो जो घर बनाते हैं या फिर जो रहने के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति आसानी से हो जाती है। तो इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी पाई जाएगी। ठीक है। चलिए आगे। अभी तक आपने क्या समझ लिया कि इनका निर्माण किससे हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदियों से हुआ है। ठीक है। अब देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो लंबाई की बात करें तो आप जानते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा कि गंगा कितनी लंबाई तक बहती है, मतलब कितनी दूरी तक भारत में बहती है। तो 2500 किलोमीटर का लगभग ये क्षेत्र कवर करती है अकेले गंगा ही। तो ये टोटल एरिया जो है कितना कवर करता है? तो ये टोटल एरिया लगभग 3200 किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो पहाड़ है उसके नीचे जस्ट सटा हुआ, अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो उसमें ग्रीन ग्रीन एरिया दिखाया गया है। वो जो ग्रीन एरिया दिखाते हैं पहाड़ों के नीचे वाला, यानी गिरिपथ के नीचे वाला जो भाग है, ये जो दिखाया जाता है ग्रीन, यही जो है मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। और इसकी कुल चौड़ाई कितनी है? तो इसकी कुल चौड़ाई की बात करेंगे तो ये 150 से 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। देखिए अब हम इनको क्या करते हैं, इनको विभाजित करके पढ़ सकते हैं कि इन क्षेत्रों को हम किसके आधार पे, इनकी भूमि किस तरह की है और किस तरह से इनका यहाँ पे किस प्रकार की खेती होती है, उसके आधार पे हम इसको विभाजित करेंगे। इसके विभाजन का आधार क्या है? तो इसके भौतिक लक्षणों के आधार पे हम इसका विभाजन करेंगे। तो कौन कौन सा, इस इनको हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? पहला क्षेत्र भाबर है। ठीक है। उसके बाद तराई, फिर बांगर, फिर खादर और डेल्टा। आपको इसी क्रम में ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि ये क्रम सजाने के लिए आया है। आपको उल्टा सीधा क्रम देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा। ये सबसे जनरल क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनने वाला सबसे जनरल क्वेश्चन है, वो एक ये कि गंगा जो है कितनी लंबाई तक
भारत में बहती है, तो वो, और दूसरा इसको क्रम से सजाने के लिए ये इसके दो सबसे जो है कई बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है ना। अब देखिए, सबसे पहले भाबर, फिर तराई। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर से होकर नदियां जब नीचे आती हैं तो अपने साथ क्या लाएंगी? कंकड़ पत्थर सिल्ट ये लाएंगी। तो ये जो भाबर क्षेत्र है ये वही क्षेत्र है जहाँ पर कंकड़ पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंकड़ पत्थर इकट्ठा होंगे तो इन क्षेत्रों में नदियां जो है आपको दिखाई नहीं देंगी, और ये कैसी होंगी? विलुप्त दिखाई देंगी। यानी इन क्षेत्रों में अब नदियां विलुप्त है, यानी कि नीचे से, कंकड़ों के नीचे से नदियां बह रही हैं, तो फिर यहाँ पे ये खेती योग्य तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि पानी इसको मिलेगा ही नहीं। पानी तो है लेकिन नीचे है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे नदियाँ क्या होती हैं? अदृश्य रहती हैं। इसी क्षेत्र को हम भाबर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पड़ेगा? तो ये सबसे पहले क्रम में, यानी पहाड़ों के गिरिपथ का सबसे नीचे वाला भाग, यानी जो फर्स्ट स्टेप है उसी को हम भाबर कहते हैं। ठीक है, ये भाबर क्षेत्र कहाँ से, और ये खेती के लिए उपयुक्त जमीनें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या पूछेगा? ये भी क्वेश्चन पूछा है उसने, एग्जामिनर ने कई बार, कि कौन से क्षेत्र में नदियां जो है विलुप्त हो जाती है। तो इसी भाबर वाले क्षेत्र में नदियां जो है विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक? तो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। और तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 8 से 10 किलोमीटर। ठीक, अब जो नदियां यहाँ पे विलुप्त हो गई थी वो यहाँ तराई क्षेत्र में क्या होंगी? अब ये क्षेत्र इसके नीचे है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा भाग किसके दक्षिण में पड़ेगा। दक्षिण का मतलब उसके नीचे पड़ना। ठीक है, तो भाबर के ठीक नीचे कौन पड़ेगा? तराई क्षेत्र। अब जो नदियां यहाँ पे उद्गमित तो थी लेकिन अदृश्य हो गई थी, वो नदियां यहाँ पर आपको तराई क्षेत्र में दिखाई देंगी। और यहाँ पे ये खेती योग्य सबसे अच्छी जमीन मानी जाएगी। यहाँ पे जिन जिन फसलों को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, जैसे कि चावल की फसल है, केला की फसल, गन्ना है, ये सब क्षेत्र, ये सब फसलें इन क्षेत्रों में, यानी तराई क्षेत्रों में, है ना, तराई क्षेत्रों में मिलेंगी आपको। इसकी ये कितनी चौड़ाई तक फैला हुआ है? लगभग 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक की चौड़ाई वाले क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। और इसका ज्यादातर विस्तार आपको पूरब वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। पश्चिम में ये कैसा है? नैरो है। ठीक है, तो पश्चिम में इसका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है। इसका विस्तार कहाँ पर है? तो आपने पढ़ा भी होगा कई बार, नेपाल के निचले हिस्से जो हैं वो तराई क्षेत्रों में ही गिने जाते हैं, है ना। तो ये तराई क्षेत्र कितने किलोमीटर तक के एरिया में फैला रहेगा? ये 10 से 20 किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्रम किसका आएगा? बांगर का। तो बांगर मिस होता है पुराना। ठीक है, बांगर मिस क्या होता है? पुराना। तो बांगर यहाँ पे कैसी मिट्टी होगी? तो यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी ना होगी। अब जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? सबसे पहले यही आएगा। तो जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? वो मिट्टी जो नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं, और फिर नदियों में अक्सर बाढ़ आती रहती है, और बाढ़ के साथ नदियां क्या लेके आती हैं? सिल्ट लेकर आती हैं, और वो सिल्ट भी जमा हो जाता है। पानी आगे चला जाता है, वो सिल्ट जमा रह जाता है, उसी को हम नवीन जलोढ़ कहते हैं ना। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है उन क्षेत्रों में खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि बिहार और बंगाल, इन इलाकों में ज्यादातर क्या होता है? बाढ़ आती है। इसीलिए ये क्षेत्र जो भारत के, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये जो है भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। और वहां पर नवीन जलोढ़ पाया जाता है। नवीन जलोढ़ का मतलब, अब जलोढ़ मिट्टी में क्या खासियत होती है ये आप जानते हैं, क्योंकि इसमें चिकनी मिट्टी जो है और रेतीली मिट्टी के कण बराबर मात्रा में मिले हुए हैं। ऐसी मिट्टी है जिसमें कि आसानी से खेती की जा सकती है, ना तो बहुत ज्यादा रेतीली है ना बहुत ज्यादा चिकनी है, ताकि एयर उसके अंदर, मिट्टी के अंदर आसानी से एयर जा सके और अच्छे से खेती हो सके। उसी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ जो है वो किन क्षेत्रों में पाई जाएगी? खादर क्षेत्रों में। और बांगर क्षेत्रों में कैसी है? तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जिसके कारण ये जमीन, यानी कि भावर की भांति, भावर में तो पूर्णतः क्या था? भावर वाले क्षेत्र में तो पूर्णतः आपको क्या मिलेगा? कंकड़ पत्थर। यहाँ पे तो नदियां अदृश्य थी, यहाँ पे नदियां तो हैं लेकिन यहाँ की मिट्टी कैसी है? तो कुछ ऊंचाई पर है, जिसके कारण यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, और यहाँ की मिट्टी कैसी रह जाती है? पुरानी जलोढ़ रह जाती है। इसी क्षेत्र को हम किसके नाम से जानते हैं? बंगार क्षेत्र के नाम से। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे खादर क्षेत्र पे। अब बंगाल जब पुरानी मिट्टी थी तो खादर क्षेत्र कैसा है? नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला। कैसा क्षेत्र?
नवीन जलोढ़। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को हम किसके नाम से जानेंगे? तो इसको हम जानते हैं खादर क्षेत्र के नाम से। और ये वही क्षेत्र है, बंगाल बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र, यहाँ पर खादर मिट्टी पाई जाएगी। और ये बहुत ही, ये भारत का, जिस प्रकार से तराई क्षेत्र में अच्छी खेती होती है, इसी प्रकार से खादर क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी फसलें होती हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगे डेल्टा। डेल्टा तो आप जानते हैं, नदियां क्या करती हैं, समुद्र में जाने से पहले एक ट्रायंगुलर शेप जैसा बनाती है ना, और उन ट्रायंगुलर शेप में क्या होता है, सबसे अच्छी अब डेल्टा तो बहुत फेमस, वो भी आपने पढ़ा होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो सुंदरवन है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है ना। तो डेल्टा क्या करती हैं, नदियां जब समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो अपने मुहानों पर, यानी कि जहाँ पे मिलती हैं उससे पहले ही जो है, जो अपने साथ मिट्टी लाती हैं उसको इकट्ठा करती हैं, और इकट्ठा करते करते वो क्षेत्र एक ट्रायंगुलर शेप जैसा बन जाता है। इसी क्षेत्र को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये क्षेत्र भी, क्योंकि ये नदियों की लाई गई निक्षेपों से ही बना हुआ क्षेत्र है, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। और जहाँ जहाँ जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी की बात आएगी, वहाँ वहाँ पर अच्छी फसलों का उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पूरा ओवरऑल कि ये हम जो है उत्तरी भारत के विशाल मैदान को का निर्माण किससे हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। और इसका हम अगर विभाजन करेंगे भौतिक आधार पर, तो हम इसको 5 क्षेत्रों में बांटेंगे। कौन कौन सी क्षेत्रों में? तो भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया, इनमें से ये क्रम आपको ऐसे ही याद रखना है। भाबर का क्षेत्र बता दिया मैंने आपको कि सिंधु से तीस्ता तक फैला हुआ क्षेत्र जो है भाबर का क्षेत्र है, और इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। तराई क्षेत्र जो इसके नीचे का भाग है, यहाँ पे नदियां अदृश्य थी, यहाँ पे नदियां दिखाई देंगी, और यहाँ पे बहुत अच्छी फसलों का उत्पादन होगा, और 10 से 20 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। हालांकि चौड़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ से बांगर और खादर से पूछेगा कि इनमें से कौन सा क्षेत्र ज्यादा फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो ये खादर क्षेत्र, क्योंकि ये नवीन जलोढ़ से बना हुआ है। और डेल्टा तो आप लोग जानते ही हैं, भारत में डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा तो बहुत ही फेमस है, ये बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन से कई बार क्वेश्चन भी पूछा है कि मैनग्रोव पौधे जो है कहाँ पर पाए जाते हैं। मैनग्रोव ट्री समझते हैं ना, जो कि अपनी क्या करते हैं, एरियल रूट होती है जिनकी, जो अपनी सांस लेने के लिए, क्योंकि वहाँ मिट्टी बहुत चिकनी होती है, सांस अंदर नहीं जा पाएगी, एयर नहीं अंदर जा पाती है, जिसके कारण उनकी जड़ें बाहर निकल आती हैं। ठीक है, ऐसे पौधे, ये मैनग्रोव पौधे डेल्टा क्षेत्रों की विशेषता है, और क्योंकि ये कैसे खारे और मीठे दोनों ही पानी में सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल अभी आपका ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान का विभाजन और उत्तरी भारत का विशाल मैदान कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।